हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ पर आप सभी का स्वागत है। हम यूपी टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी और राजस्थान जूनियर और नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के लिए जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। हम रोज़ 100 से प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम लोगों का 5वां वीडियो है और 500 क्वेश्चन आज पूरे हो जाएंगे। उससे प्लस ही क्वेश्चन आज पूरे हो जाएंगे। तो हम उन लोगों को भी सजेस्ट करेंगे जो हिंदी साहित्य से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देखें। उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है भविष्य के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, आलसियों का कोड़ा राजा भोज का सपना किसकी रचना है? तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा है इसकी, शेखर एक जीवनी। यह हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। एक कंठ विस्फाई नाटक किसकी रचना है? तो यह दुष्यंत कुमार की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं। सुदामा पांडे धूमिल का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो यह संसद से सड़क तक। निम्नलिखित कवियों में कौन साठोत्तरी एवं समकालीन कवि नहीं है? तो ये है गोपाल सिंह नेपाली। यह छायावादी कवि हैं, न कि साठोत्तरी कवि हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो यह आदिकाल में लिखा गया था। चंद्रबरदाई इसके रचनाकार हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना या किस नाम क्या संज्ञा दी? तो ये दी थी कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था उसको बीज वपन काल। ऑप्शन नंबर डी सही है। और हम आपको बता दें, चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने कहा था चारण काल को, और वीर काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो देखो, परमाल रासो को आला खंड के भी नाम से जाना जाता है और इसकी रचना जगनिक ने की थी। ऑप्शन परमाल रासो की रचना हमको परमाल रासो जगनिक ने की थी इसकी रचना। आगे चलते हैं। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? तो खुसरो जी थे पहेलियाँ लिखने वाले। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो ये वल्लभाचार्य जी थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? भक्तिकालीन कवि कौन नहीं, ये बताना है। तो बिहारी जी भक्तिकालीन कवि नहीं है, यह रीतकालीन सिद्ध रीत कवि हैं। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण है। निर्गुण भक्ति शाखा से आते हैं। भागवत महाकाव्य में कौन सी भाषा में लिखी है? भागवत जो पद्मावत महाकाव्य है जो, यह किस भाषा में लिखी है? तो यह अवधी भाषा में लिखी है। अवधी लखनऊ क्षेत्र में बोली जाती है। दुल्हन गाँव मंगलाचार हमारे घर आए राजा राम भरतार, यह कबीरदास की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और निम्न में रीतकालीन कवि कौन है? तो रीतकालीन कवि के बारे में बताना है। तो बिहारी जी अभी ऊपर जस्ट आया है, बिहारी जी रीत सिद्ध कवि हैं। और ये जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, ये सब छायावादी कवि हैं। ठीक है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अतिशूधो स्नेह को मार्ग है, यह किसकी रचना है? अतिशूधो स्नेह को मार्ग है, यह घनानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। होरी किस उपन्यास का पात्र है? होरी गोदान का पात्र है। होरी पे ही पूरा यह उपन्यास है। होरी को ही केंद्रित मानकर उसका एक पुत्र होता है गोबर, एक पुत्री रूपा और एक पुत्री का नाम सोना होता है। निम्न में सही जोड़े बनाना है। तो यहाँ पे चिदम्बरा जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है। ठीकरे की मांगनी उपन्यास किसने लिखा है? तो नासिरा शर्मा ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेहन पर रघु यह काशीनाथ सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा एकांकी के लेखक
कौन है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। आचरण की सभ्यता किस ऐतिहासिक, नीचे चलते हैं, किस ऐतिहासिक, पौराणिक और आकस्मिक घटना का वर्णन क्या कहलाता है? मतलब किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन यह क्या कहलाता है? तो यह विवरणात्मक निबंध कहलाता है। अतीत के चलचित्र, यह महादेवी वर्मा की रचना है। अतीत के चलचित्र, यह रेखाचित्र है, ठीक है, रेखाचित्र प्रकार की रचना है। आनंद कादम्बनी का संपादन किसने किया था? तो ये किया था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था। यह एक मासिक पत्रिका थी जो मिर्ज़ापुर से 1881 में प्रकाशित हुई। इस महाकाव्य में 16 महाकाव्य में क्या होता है? सर्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और आगे चलते हैं। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प का चयन करना है। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण क्या है? तो यहाँ पे होता है कथानक उपास्थापना, ठीक। काव्य के कितने गुण होते हैं? तो काव्य के 3 गुण होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो ये सरदाराम फिल्लौरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार 1978 में यह आया था। 1978 में प्रकाशित हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस अधिवेशन में हुआ था? तो यह 1936 में हुआ था, 1936 में, और इसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी, ठीक है। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो ये रामेश्वर शुक्ल जी का उपनाम है। अंचल रामेश्वर शुक्ल अर्थात और अंचल नाम से इनको जाना जाता है। किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? तो ये महाकाव्य के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? छत्र प्रकाश बुंदेली भाषा में है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है, पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र में। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1800 में की गई थी। और मार्केस वेलेजेली इसके क्या थे? इनकी ये स्थापना करवाए थे। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो यामा के लिए मिला था इनको। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय 1959 में मिला था। यह रचना 1959 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह की पंक्तियाँ की रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। यह पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है, ठीक है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो प्राचीन भाषा संस्कृत नहीं है। ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। और संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आता है, उसके बाद हिंदी आया है। पंजाबी बहुत प्राचीन भाषा नहीं है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो ये अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। आगे चलते हैं। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ये ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती जो है उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, हरियाणा और राजस्थान में बोली जाती है बोली। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो जयपुरी बोली जाहिर सी बात है बिहार की नहीं होगी, है जयपुर में बोली जाती है। इसको ढूंढारी नाम से भी जाना जाता है। और देखो भोजपुरी मैथिली मगही उत्तर प्रदेश बिहार की बोली है, ठीक है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है ये, और ये एक ध्वनि के लिए एक संकेत का प्रयोग किया गया है। दुनिया में एक यही भाषा है जो एक ध्वनि के लिए एक वर्ड का संकेत करती है।
और यहाँ पे संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 343 में वर्णित है। भाग 17 और 343 एक में वर्णित है। ठीक। निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? तो भाष धातु से भाषा का निर्माण हुआ है। भाष धातु से। ठीक है, किससे? भाष धातु से। और भाषा की भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो ये हिंदी है। क्या है? हिंदी। और देखो यहाँ पे वाणी या अभिव्यक्ति होती है, इसका मतलब भाष का। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तो देखो तार सप्तक चार भाग हैं। पहले को तार सप्तक कहा जाता है, दूसरे को द्वितीय तार सप्तक, तीसरे को तृतीय, चतुर्थ को चतुर्थ तार सप्तक कहा जाता है। पहले को तार सप्तक के नाम से ही जाना जाता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं ये तार सप्तक के नहीं है, ये द्वितीय तार सप्तक के हैं। ये बाकी सब तीनों प्रथम तार सप्तक के हैं। ठीक। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? उक्ति व्यतिकरण के लेखक कौन है? तो ठाकुर ज्योतिश्वर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल कहाँ से हुआ था? तो ये लखनऊ से हुआ था। कहाँ से? लखनऊ से। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? क्या बताना है? शुद्ध है। द्वारका, पूज्यनीय, अंतर्ध्यान। यहाँ पे अहिल्या लिखा है तो ये बताना है किसका शुद्ध है। तो देखो द्वारका सिर्फ शुद्ध है। अब बाकी देखो यहाँ पे यहाँ पे ये गलत लिखा है, आधा जो नहीं रहेगा हम इसको लिख कर बता देते हैं। पूजनीय होगा। क्या होगा? पूजनीय। अंतर्धान भी गलत लिखा है तो यहाँ पे आधा ध जो है ये नहीं होगा, आधा ध नहीं होगा। और अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। अहल्या होता है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी बताना है हमको। तो अधीन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनाज का पर्यायवाची शस्य होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखो चाय मतलब इच्छा होता है। सलील पानी का है। रूपा चांदी का है। ठीक। तो शस्य जो है ये अनाज का है। और अनाज का और होता है, अन्न होता है, धान्य होता है, गल्ला होता है, ये सब होता है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? तो देखो अव्ययी भाव में पहले उपसर्ग देख लो। उपसर्ग होता है या तो एक ही शब्द दो बार आ जाता है। रातों रात, दिनों दिन। यहाँ पे देखो पल पल दिया है तो ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से अव्यय क्या है? अव्यय मतलब वह ऐसे शब्द जिन पर लिंग कारक वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो तथा जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन इसका भेद नहीं है? तो होता है तत्सम होता है, तद्भव होता है, विदेशी होता है और देशज होता है। यौगिक नहीं है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक। यह बनावट के आधार पर है। बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं शब्द के भेद: रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। ठीक। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। क्या? मात्रा कहते हैं। स्वर का किसका भेद है? तो स्वर संधि। स्वर किसका भेद है? तो स्वर जो है वर्ण का भेद है। यहाँ पे वर्ण, स्वर संधि नहीं कहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ स्वर बोला है तो वर्ण का भेद है। आगे चलते हैं। चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। तो यह अर्ध तत्सम है। क्या है? अर्ध तत्सम। और वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार का होता है? तो 8 प्रकार का होता है। या माता, राजभान, सलगा। लगा को नहीं जोड़ा जाता है तो और या माता, राजभान, सलगा 8 प्रकार के गुण होते हैं। आगे निम्न में सम मात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो चौपाई है। चौपाई प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। और दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण कौन है? एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार आती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे सीधे देख लो, कानन, कठिन, भयंकर, भारी। क की आवृत्ति 2 बार आई है और भ की आवृत्ति भी 2 बार आई है। और यहाँ पे चारुचंद की चंचल किरण, तुरंत लगा दो आप क्या? अनुप्रास पे। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? यह तो यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत है और राहुल संस्कृतायन का ये लिखा हुआ है। ठीक। किसका? राहुल संस्कृतायन का यात्रा वृत्तांत है।
निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? छत्तीसगढ़ी को शामिल नहीं किया गया है, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी ये सब शामिल है। संशयात्मक किस कवि की रचना है? संशयात्मक किस कवि की रचना है? तो ज्ञानेंद्रपति की रचना है। यह एक कविता संग्रह है। क्या यह कविता संग्रह है? ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बोझा, ऑप्शन नंबर सी ये पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? एक वचन शब्द बताना है। तो दर्शन देखो क्या है, बहुवचन है। घरों बहुवचन है। लताओं बहुवचन है। और नदी क्या है, एक वचन शब्द है। ठीक। अनिकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। कृष्ण के लिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है कृष्ण का नहीं है, यह अर्जुन का अनिकार्थक शब्द है। कांतेय का मतलब होगा कुंती का पुत्र। ठीक है। भरत मुनि ने रससूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो आप सभी जानते हैं नाट्य शास्त्र में, ऑप्शन नंबर बी सही है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग है। पराजय में कौन सा? परा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अधिमाता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अधि है। क्या? अधि मतलब होता है ऊपर होता है, श्रेष्ठ होता है, अधिक होता है। अर्जन मतलब धन अर्जित करना, कमाना। अर्जन का क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा, विलोम। सरयुर्मी क्या है? दीर्घ संधि है। सरयू प्लस उर्मी उ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। कर्मकारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण होता है यहाँ पे अपादान, करण के लिए अपादान के लिए से प्रयोग होता है। अलग होने वाला से अपादान होता है। और करक कारण वाला से साथ में रहने के लिए होता है। के लिए कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना है आपको यहाँ पे। आप अंदर आकर बैठिए, तो आप जो होगा ये क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 हैं। कौन कौन है? एक उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम और अन्य पुरुष। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, इसमें आपको क्या बताना है? क्रिया बताना है। तो सीखना क्या है? एक क्रिया है, सीखना, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है? आपको बताना है तद्भव शब्द क्या है। तो अचरज, अचरज का आश्चर्य हो जाएगा, यह तद्भव शब्द है। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद होता है? तो किसी शहर का नाम जैसे दिल्ली हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि इस नाम से दूसरा चीज़ नहीं आएगा। अगर शहर का आता तो शहर जातिवाचक हो जाता, क्योंकि इसमें खूब शहरों का नाम आ जाएगा। लेकिन अगर एक शहर का नाम अगर दिल्ली हो गया, गोरखपुर हो गया, ऐसे कहा जाए तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। रातों रात शब्द में समास है। देखो एक शब्द जब बार बार रातों रात आया, दिनों दिन आया, रोज रोज आया, तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्नाकर का होगा रत्न और आकर। ठीक है, रत्न और आकर दीर्घ संधि हो जाएगा। आहट, आवट, आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो यह भाववाच्य होने चाहिए। क्या है? भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। और निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो शीला से पढ़ा नहीं जाता, शीला से हंसा नहीं जाता, चला नहीं जाता, शीला से हिला नहीं जाता। तो यहाँ पे ये सब तो ये भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे, भाववाच्य के। लेकिन हिलना कोई काम नहीं है, चलना कोई काम नहीं है, हंसना कोई काम नहीं है, पढ़ना एक काम है, तो यह कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। अनुमान का विशेषण क्या होगा? अनुमानित होगा। देखो कहाँ पे है अनुमानित, ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी देखना है कौन सही है। अनुमानित सही है ये ऑप्शन। भूतकाल में बदली है, माँ सोती है तो माँ सोती थी, सीधा ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसन बात काबर करत हव का अर्थ क्या है? ऐसी बात क्यों करते हैं, ऐसी बात क्यों करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित अनिकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अजन्मा, अजन्मा मतलब जो बिना जन्म, जिसका जन्म नहीं हुआ है, या अजन्मा, ये जन्मा ही मतलब ईश्वर का है। ये दूसरा अर्थ अजन्मा, बिना जन्म के। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इसमें से कौन सा प्रकार
नहीं है तो ये आज्ञार्थक नहीं है, ये अर्थ के आधार पे होता है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये सब होते हैं संरचना के आधार पे, आज्ञार्थक अर्थ के आधार पे। ठीक है, यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर 96 से 100 नंबर के क्वेश्चन का जवाब देना है। आइए पढ़ते हैं। दूसरों को स्नेह देना और उसका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है। जीवन में सुख, शांति और उन्नति चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली और बदले में वे उस यज्ञ के सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति माने गए। ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों में रंगमात्र भी अभिमान न था। उन्होंने सदैव दूसरे को महत्व दिया और वे स्वयं ही महान बन गए। मान सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव है, अतः विद्यार्थी जीवन का भी प्रथम पाठ यही है कि वह गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव अपने हृदय में पैदा करें, अन्यथा उसकी विधा निष्फल है। जब आपके पास कम यदि समय है तो इनका डायरेक्ट आप प्रश्न भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम तो कहेंगे इसका जितना प्रश्न दिया है उस पर आधारित एक बार प्रश्न को पढ़ने के बाद उसके बाद गद्यांश को पढ़ें। प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया गया है? तो आपको सदा दूसरे को स्नेह और एवं प्यार का सम्मान दें। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में स्वागत, इस गद्यांश से कोई मतलब है? स्वागत का संधि विच्छेद अगर निकालना है तो आपको इस गद्यांश से कोई मतलब नहीं, आप वैसे भी निकाल सकते हैं अगर संधि पढ़े हैं तो, और इसमें ऐसा भी नहीं है बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। रंगमात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प होगा? जरा भी अभिमान न था, बिना पढ़े गद्यांश का जवाब इसको आप दे सकते हैं। विद्यार्थी की विद्या कब निष्फल हो जाती है? तो गुरु का अनादर करने से, सम्मान करने से तो नहीं होगा, पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा, पुस्तक न पढ़ने से भी नहीं होगा। गुरु का अनादर करने से क्या हो जाएगा? विद्या निष्फल हो जाती है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, क्या क्या अर्थ होगा? बुद्धिभ्रष्ट होना, बुद्धिभ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसे देखोगे गद्यांश पे आधारित बहुत कम ही क्वेश्चन है, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये रहा हमारा 100 क्वेश्चन। आज 500 क्वेश्चन पूरे हो चुके और प्रत्येक दिन हम यह वीडियो लाते रहेंगे 8 बजे रात को। आज थोड़ा लेट हो गया है लेकिन लगातार ये वीडियो आता रहेगा। अगर आपका एग्ज़ाम 3 महीना 4 महीना बाद है तो आप ये वीडियो आराम से देखिए। प्रत्येक महीने 3000 से कोई प्लस क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 2 महीने बाद ही 6000 क्वेश्चन आपको हैं और बस रिवीजन करते रहिए। ये सब 6000 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, बाकी आप अपना पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।